डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, महात्मा गांधी की जयंती है। आप सब लोग जानते होंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को इस महान शख्सियत का जन्म हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो इनकी देन है, जो इनका योगदान है भारत की आज़ादी के लिए, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से सवाल महात्मा गांधी को लेकर बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक हम लोग जानेंगे कि इनको इतनी महान शख्सियत होने के बावजूद भारत के लिए इतना बड़ा योगदान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके सिद्धांत जो हैं वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए, उसके बावजूद इन्हें नोबेल पुरस्कार या भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे क्योंकि हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। उसके बाद जो हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा वो प्रासंगिकता पर रहेगा। ठीक है ना, कितनी बार यूपीएससी ने मेंस में, ठीक है, और पीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी के विचारों की या फिर कह लो कि गांधीवाद की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर सवाल कई बार बना है, तो मैं चाहता हूं कि आज वो सवाल आप लोग अच्छे से तैयार यहां से कर ले। जल्दी से देखते हैं चीज़ें आखिर क्या है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जान लीजिए नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखिए, ये उस व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में शांति बहाली में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, है ना। पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, शुरुआत किससे हुई थी, तो अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा अनुसार लगभग 5 नोबेल पुरस्कारों में एक है। ठीक है, ये जो नोबेल दिया जाता है, प्लस इसके साथ में ना एक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ये, है ना। इसकी जो शुरुआत हुई थी तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे जीन हेनरी, ठीक है, ड्यूनेंट, इसको दी गई थी। 19 बार इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई। देखिए, यूपीएससी ने पद्म भारत रत्न पुरस्कारों को लेकर सवाल पूछा था कि क्या कभी इनको नहीं दिया गया, तो ये हो सकता है नोबेल पुरस्कार पर भी पूछा जा सके। ठीक है, क्या कभी भी इनको नोबेल पुरस्कार हमेशा नहीं दिए गए या देते रहे हैं, क्या ऐसा नहीं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि 19 बार ऐसी सिचुएशन बनी है जब इनकी घोषणा नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। उसके बाद आप देखिए कि 27 बार इन पुरस्कारों को किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि संस्था को देना मुनासिब समझा। थोड़ी सी इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में भी जान लीजिए। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये, है ना। उन महानुभावों को दिया जाता है जिन्होंने कला, ठीक है, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया हो या राष्ट्र की सेवा की हो। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे भारत के। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न को संस्थापित किया गया था। उस साल 3 महानुभावों को यह सम्मान दिया गया था। यह कोई अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया जाए, फिर से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये बेसिक इतना एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब हमारे मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि महात्मा गांधी को क्यों नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि उनको कई बार नामांकित किया गया, जैसे लगभग 4 बार। इधर देखिए 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में। ठीक है, इनको पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिर क्या हुआ, क्योंकि देखो क्यों किया गया था, क्योंकि देखो शांति के लिए तो काम कर रहे थे ना वो, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए किस तरह से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर योगदान दिया भारत की आज़ादी के लिए, है ना। तो 1948 में उन्हें फिर से नामांकित किया गया, बट और ये मान लिया गया था कि इस बार तो उनको जरूर मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार। हम लोग आगे रीजन भी देखेंगे क्यों, क्या चीज़ें रही हैं, किस वजह से नहीं दिया गया। लेकिन महज 4 दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, जो 1948 में जो मिलने वाला था ना, उसी टाइम पे उनकी हत्या। और आपको ये पता होगा कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, है ना। हालांकि ये कोई इतनी बड़े वजह नहीं है, क्योंकि अगर किसी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, इसको थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर तो किसी को सम्मानित कर दिया गया है ना, और उसके लेने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं वो, तब तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। बट अगर तब तक सम्मान नहीं दिया गया है, उससे पहले उनकी डेथ हो गई है, तो फिर मरणोपरांत यह सम्मान नहीं दिया जाता है। एक तो ये रीजन बताया जाता है कि इस वजह से नहीं दिया गया। दूसरा, आप देखिए, नोबेल कमेटी ने सार्वजनिक रूप से उनकी मृत्यु के बाद कहा था कि गांधी का नाम सूची में ना होने से ना समिति को बहुत दुख हुआ है, और 1948 में इस कमेटी ने किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया। ये गांधी जी के प्रति नोबेल समिति का सम्मान था। देखिए, ये तो आप मान सकते हैं आप कहीं ना कहीं पर बहानेबाजी है। ऑफिशियल तो देखो हम इसी को लिखेंगे, कुछ अन्य रीजन थे वो हम लोग अगले पेज पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप इतनी बार नामांकित किया गया था तो पहले क्यों नहीं दिया गया, अगर आपको इतना ही दुख था तो इतनी बार 1937 में, 1938 में, 1939 में,
1947 में, इतनी बार नामांकित होने के बाद भी आप लोगों ने नहीं दिया। फिर उसके बाद में आप देखिए, फिर 1989 में जब दलाई लामा को पुरस्कार दिया गया ना, तब पता है क्या बोला नोबल समिति के अध्यक्ष ने? उन्होंने बोला कि ये महात्मा गांधी की याद में श्रद्धांजलि है, क्योंकि दोनों ही महात्मा हैं। दलाई लामा को भी महात्मा माना गया और महात्मा गांधी को भी महात्मा माना गया, तो कहीं ना कहीं पे सम्मान तो देखो दे रहे थे वो लोग। लेकिन आप एक चीज समझिए कि गांधी के मतलब साथ ही देखिए, ये लोग जो है ना, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, आप लोग इनके बारे में जानते होंगे अच्छे से। इन लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि खुद को गांधी के शागिर्द मानते थे, मतलब कि हम चेले हैं उनके, फिर उनको दिया गया। और इन्होंने अहिंसा का संघर्ष गांधी जी से सीखा, बट गांधी जी को नहीं दिया गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं दिया गया। देखिए, पता है क्या है, नोबल समिति के एक सदस्य ने एक बात उस समय कही थी कि गांधी जी ना हमेशा अहिंसा पर ना कायम नहीं रह पाए। आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, भारत छोड़ो आंदोलन था ना 1942 में, इस समय गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो। तो इसका मतलब हिंसा को तो प्रमोट कर दिया उन्होंने, है ना। किस रीजन से किया था ये भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने भारत को लगभग आप मान लिया काल में इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, इस तरह से भारत को पूरा मतलब लूट लिया गया था। तो इस तरह से गांधी जी को लगा कि अगर अब लोगों को नहीं किया गया ना बोलने के लिए, तो शायद अंग्रेज कभी भारत छोड़ेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पर भारत का फ्यूचर हमेशा के लिए अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने हिंसा का नारा दिया था। ऐसे स्पेशली हिंसा का नारा नहीं दिया, बस करो या मरो की बात बोली थी, तो उसको हिंसा के रूप में ले लिया गया। तो ये चीज कहीं ना कहीं पर उनको लगा, जो नोबल शांति पुरस्कार कमेटी है उसको ये लगा कि उनके जो एक मतलब एक सलाहकार थे, उन्होंने ये बात लिखी है उस दौर में कि गांधी जी हमेशा हिंसा को नहीं प्रमोट कर पाए, वो कहीं ना अहिंसा को, तो फिर उन्होंने हिंसा कर दी। तो कहीं ना कहीं पर इस वजह से भी उनको पुरस्कार देने से रोका गया। एक तो ये कारण गिनाया जाता है। दूसरा देखिए आप, उसी सलाहकार ने यह बात भी लिखी कि गांधी जी ने ना, जैसे अगर दक्षिण अफ्रीका में भी संघर्ष किया ना, तो भारत के लिए ही किया, भारतीयों के लिए ही किया। मतलब अश्वेतों को लेकर इतना बड़े मतलब वहां पर दिक्कतें थी, तो उन्होंने नहीं उठाया। मतलब उनका मतलब ये था कि ये सिर्फ अपने देश को लेकर टारगेट है, अपने देश और अपने देश के लोगों भारतीयों के लिए इनका संघर्ष था। तो इसलिए इनके संघर्ष को हम पूरा ऐसे नहीं मान सकते कि हाँ सार्वभौमिक है, सबके लिए है। तो ये भी एक कारण गिनाया जाता है। तीसरा कारण एक इंपॉर्टेंट ये बोल दिया जाता है कि देखिए, महात्मा गांधी ने जब भारत का विभाजन हुआ ना, भारत का विभाजन हुआ, तो कई थोड़ा सा सरगर्म बयान दिए थे, ठीक है, आज़ादी को लेकर या फिर विभाजन को लेकर कि मेरे मरने पे विभाजन होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो उनके बयान जो थे वो विवादास्पद बयान माने गए कमेटी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पर ये तीन रीजन मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावी हैं, जिस वजह से उनको नोबेल सम्मान नहीं दिया गया। बताया ये सब गया, ठीक है, हम आंसर में जिक्र भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा इसका मेंशन भी हम कर सकते हैं। अब आगे हम लोग जल्दी से देखते हैं कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। ये तो हमारा खुद का सम्मान था ना। अब देखिए, एक तो शुरुआत ही 1954 में हुई है, ठीक है, उनकी जो मतलब हत्या उनकी 1948 में कर दी गई। फिर कई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई कि हाई कोर्ट में भी कि गांधी जी को सम्मान दिया जाना चाहिए ना, भारत रत्न। तो इससे पहले तो क्या हुआ, कोर्ट ने ये सारी याचिकाएं गृह मंत्रालय को भेज दी और ये बोला कि देखिए ये हमारे न्यायाधिकार में नहीं है, ये तो सरकार तय करेगी ना कि किसको भारत रत्न देना है नहीं देना। आपको पता है कमेटी पीएमओ के अंडर वर्क करती है, तो वो डिसाइड करेंगे, हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन कुछ कमेंट किए थे सर कोर्ट ने, हम वही कोटेशन जो है आंसर में लिख सकते हैं अगर प्रश्न आता है। देखिए, गांधी को क्या बोला था कोर्ट ने कि गृह मंत्रालय को हो सकता है ऐसा लगता हो कि गांधी को सचिन तेंदुलकर के स्तर पर लाना ठीक नहीं है। यद्यपि सचिन भी महान खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों के कार्यों में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब ये माना जाता है कि भारत रत्न सम्मान ना कई बार थोड़े से साधारण व्यक्तियों को भी दिया गया है, लेकिन गांधी जी जो है ना वो कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी प्रतिभा थे या बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। तो उनको जो है भारत रत्न सम्मान देना सिर्फ ऐसा ही है जैसे पीएचडी धारक को 10वीं की डिग्री देना। देखिए, इसमें मेरा कोई अपना मत नहीं है, ये कोर्ट का मत है, ठीक है। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि भारत रत्न सम्मान जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है या उनसे बड़ा कोई एक व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन ऐसा माना गया है। तो इस वजह से, और आपको पता है कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं इन सम्मान को लेकर, तो उस वजह से भी चीजें जो हैं आगे के स्तर पर नहीं जा पाती हैं। तो ये हम लोगों ने यहां पर भी देख लिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वर्तमान समय की में गांधीवाद की प्रासंगिकता आखिर क्या है। बहुत बार यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा है, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो पेपर 2 हो, पेपर 1 हो, लगातार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले तो ये देखिए कि गांधीवाद कहते किसको है, ठीक है। गांधीवाद की डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाए तो क्या है, देखिए
किसी भी शोषण का अहिंसक प्रतिरोध, एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले दूसरों की सेवा करना, फिर संचय से पहले त्याग, झूठ के स्थान पर सच, अपने बजाय देश और समाज की चिंता करना आदि विचारों को समग्र रूप से गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए तलाश के लिखी है ताकि आप लोग बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें लिख पाए। अगर पूछ लिया जाता है तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, अहिंसक प्रतिरोध, ये तो गांधी जी को आपको जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरों की सेवा में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया अपना, ठीक है। उन्होंने कभी कोई संचय नहीं किया। पता है ये बात बोली गई थी कि नोबेल कमेटी को ये लगा था कि मान लो सम्मान हम दे भी देते मरणोपरांत तो वो राशि किसको दी जाए, गांधी जी की कोई वसीयत ही नहीं है, ना कोई उत्तराधिकारी है, कुछ नहीं है उनके घर का। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पर यह चीज बोली गई थी कि कहीं संचय नहीं किया उन्होंने किसी भी धन का या किसी चीज का। झूठ के, आप सोचिए, हमेशा सत्याग्रह की बात करते रहे, है ना। अपने बजाय देश के लिए उन्होंने पूरा, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो चाहे भारत हो, लगातार उन्होंने देश की चिंता की, समाज की चिंता की। तो ये सब चीजें गांधीवाद को दर्शाती हैं। अब यहाँ पे समझिए इनकी एक एक थ्योरी जल्दी से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, स्वराज की बात करते हैं वो, या इससे भी पहले आप देखिए सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सत्य का मतलब क्या है पता है, सत्य की विजय के लिए, सत्य की विजय के लिए किया जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सत्य सर्वोपरि है। मतलब आपको, आप एक चीज मुझे बताइए, वर्तमान में इतने बड़े बड़े नेता मंत्री सत्य की, मतलब आप सोचिए, शपथ लेते हैं, आपको पता है कसम खाते हैं, उसके बावजूद भी तो गलत काम तो करते ही है ना। तो वर्तमान समय में इस चीज की जरूरत है कि नहीं। गांधी जी ने तो हमेशा सत्य की बात उठाई ना, कि सत्य ही है, जिससे आपको मैं इस चीज को लेकर और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। क्योंकि सत्याग्रह गांधी जी की सबसे बड़ी मेथोडोलॉजी थी, सबसे बड़ी पद्धति थी, जिसके माध्यम से वो कहते थे कि व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो वर्तमान में प्रासंगिकता है कि नहीं है, इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर झूठ प्रचलित हो गया है, तो जरूरत है ना सत्य की, तो क्यों नहीं फिर वर्तमान समय में प्रासंगिकता। यहां पे देखिए, सत्य फिर से आता है, अहिंसा फिर से आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अहिंसक प्रतिरोध कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए, जब गांधी जी ये बात बोलते थे कि जब हम हिंसा करते हैं ना तो वो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, और अहिंसक प्रतिरोध जो है वो सबसे जो जो बलशाली व्यक्ति होता है ना, उसका हथियार है अहिंसक प्रतिरोध। सरकारें जब होता है, आपको पता है, सिस्टम के विरुद्ध, चाहे वो भारत सरकार हो, कोई भी किसी भी देश की सरकार हो, उसके विरुद्ध जब हम प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो हमारा अहिंसक प्रदर्शन होना चाहिए। वरना सिस्टम के पास बहुत बड़ी पावर आ जाती है आपको दबाने की, अगर आप हिंसा करते हैं तो। ये तो आज के टाइम पे भी आप सोचिए, चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो, किसान हो, समय समय पर आंदोलन करते हैं, तो उनको तो इसका पालन करना ही चाहिए ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एक बात बताइए, यहां पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध में कि नहीं, ठीक है। चीन और अमेरिका सहारा ले रहे हैं हिंसा का कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हथियारों की दौड़ चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये हिंसा क्या आपको ले जाएगी क्या शांति की तरफ? नहीं लेके जाएगी ना। शांति कहां से, विश्व शांति कहां से आएगी? विश्व एक परिवार है। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि वसुदैव कुटुंबकम की जो नीति है, वसुदैव कुटुंबकम, इसके बारे में आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, ठीक है। सारा विश्व हमारा परिवार है, हम सब एक हैं। भारत मतलब सारे देश जो हैं वो आपस के निवासी हैं पृथ्वी के, ठीक है। तो ये सारा परिवार है, तो एक दूसरे को क्यों हमें मतलब नुकसान पहुंचाना है। तो इस चीज को लेकर मुझे एक बात बताइए, क्या वर्तमान में प्रासंगिकता इसकी खत्म हो गई? मैंने एग्जाम्पल दे दिए ना सारे, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए स्वराज की। अब स्वराज गांधी जी के लिए, ठीक है, एक तो देश के प्रति है कि भाई ब्रिटिश जो है वो छोड़कर जाएं, भारत अपने आप से खुद को शासित करेगा ना, अपने आप से खुद को शासित करेगा। एक तो ये चीज है। दूसरी एक चीज समझिए, उनके लिए सिर्फ इतना तक मतलब नहीं था, उनके लिए मतलब था खुद पर राज करना। मतलब व्यक्ति को खुद पर राज, मतलब व्यक्ति अपने ऊपर जो, अगर मान लो अपने को विकार हैं, जैसे मान लो क्रोध है, ईर्ष्या है ना, ये सब चीजें हैं ना, या घमंड है किसी चीज का, इन सब चीजों को दबाकर फिर खुद पर राज किया जाता है, ठीक है। खुद को विनम्र रखना, ये अपने आप पे राज करना जैसा। तो वो उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ यहां तक नहीं था, ये था, ठीक है। कितना व्यापक एक कॉन्सेप्ट है, तो इसका भी तो आज पर है ना। व्यक्ति, आप सोचिए किस तरह से समाज में जो है वो झूठ की परत आ चुकी है, किस तरह से ईर्ष्या जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ईर्ष्या में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। समाज में आप सोचिए ना, अस्थिरता, असहिष्णुता किस हद तक बढ़ गई है,
क्यों बढ़ गई है, क्यों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हैं समुदाय के नाम पर किस तरह से लोग एक दूसरे से मार काट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना समाज में, कोई आतंकवाद का सहारा ले रहा है अपने धर्म को ऊपर दिखाने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या जरूरी हैं क्या? आप सोचिए कि एक व्यक्ति, मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि एक संसार में हम लोग सब रहते हैं, कितना अच्छा हो, एक गुलदस्ते में सभी धर्म साथ के साथ रह रहे हैं, कितना अच्छा लगे। क्यों हमें एक जाति और धर्म को प्रेफरेंस मिले, या क्यों एक जाति जो है दूसरों को कम समझने लगे, ठीक है, क्यों एक जाति जो है वो धर्म का सहारा लेके आतंकवाद को फैलाए? ये सब चीजें जेन्युइन है क्या? कौन सा धर्म जो है वो आपको आतंकवाद की सलाह देता है या हिंसा की सलाह? कोई धर्म नहीं देता होगा, चाहे कोई भी धर्म हो, बस उसका मीनिंग गलत निकाल दिया गया। ठीक है, तो आप यहां पे समझ लीजिए। दूसरा आप सोचिए सर्वोदय है। अब सर्वोदय का मतलब क्या है? सभी का सभी तरह से उदय, सभी तरह से उदय। थोड़ा ये डेफिनेशन देखिएगा, मतलब सभी का, अमीर गरीब, ठीक है, अमीर गरीब और जो है औरत पुरुष कोई भी हो, ठीक है, सभी का, बच्चे हों, कुछ भी हो, सभी तो इसमें आ जाएंगे। और सभी तरह से, राजनीतिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, ठीक है, पर्यावरणीय स्तर से, हर तरह से उदय। तो ये गांधी जी की फिलॉसफी है। तो अब मुझे एक बात बताइए, फिर से वही वसुदेव कुटुंबकम की चीजें आती हैं कि नहीं? समाज के सबसे निचले तबके पर रहने वाला व्यक्ति, सबसे निचले तबके पर रहने वाला व्यक्ति, क्या उसका उदय नहीं होना चाहिए? क्या उसकी कहीं ना कहीं पर हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसको समझ पाएं, है ना? उसके लिए भी हमारा जो, जिसको हम कहते हैं समावेशी विकास, वो नहीं होना चाहिए क्या भारत में? सिर्फ उपके तबके। आप सोचिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ये बोलती है कि हम 1% के पास लगभग 58% जो वेल्थ है वो कॉन्सेंट्रेटेड है ना? तो फिर क्या मतलब? इसका मतलब बाकी सब तो गरीब ही रह गए ना। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, तो कोशिश करनी चाहिए ना कि इसका मतलब उनका तो समावेशी विकास नहीं हुआ है। तो आज भी हमें ये देखना होगा कि सभी का सभी स्तर पर विकास हो, ये वर्तमान में भी जरूरी है। जल्दी से देखते हैं, 2 थ्योरीज बाकी हैं, ट्रस्टीशिप और स्वदेशी। स्वदेशी तो देखो भारत सरकार अब वर्तमान में कोशिश कर ही रही है। ये क्यों जरूरी है? ताकि जो हमारे ग्रामीण स्तर के उद्योग हैं उनका भी कहीं ना कहीं पर वो भी विस्तार कर सकें, उनको भी बढ़ावा मिल सके, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, एमएसएमई को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और वर्तमान सरकार इस पर प्रयास कर ही रही है। हमें किसी अन्य देश पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा आप यहाँ पर देखिए ट्रस्टीशिप की थ्योरी पता है क्या कहती है गांधी जी की? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझिए इस चीज को, ये थ्योरी ये कहती है कि अगर आप मान लो जो अमीर व्यक्ति हैं, जो रिच व्यक्ति हैं ना, उनको ये धन एक्स्ट्रा जो मिला है ना, एक्स्ट्रा जो धन मिला है, ये उनका नहीं है, ये सिर्फ उस धन के ट्रस्टी हैं। ठीक है, उनको ये धन मिला है लोगों की सेवा करने के लिए, ताकि वो देश की सेवा कर सकें। अन्य जैसे रतन टाटा जी हैं ना, किस तरह से व्यापक पैमाने पर देश सेवा में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये थ्योरी उन पर एकदम परफेक्ट बैठती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे ललित मोदी जैसे, और ये लोग जो हैं, नीरव मोदी, ये लोग तो बिल्कुल इस पर खड़े नहीं उतरते ना, धन लेके उसके भागने वाले लोग हैं। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा मिला है तो आप उसके ट्रस्टी हैं, उसको संभाल के रखें, वो देश कल्याण के लिए, समाज के लिए। तो क्या ये वर्तमान में भी कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता क्या? बिल्कुल लागू होता है। सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट का मीनिंग डिटेल में समझ लेंगे ना, तो फिर आपको लिंक करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ ली हैं, तो मैं कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए यूपीएससी मेंस में ना इसको टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 1 मिनट में मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कुछ चीज़ जो मैं आपको बोला था सत्याग्रह को लेके। मुझे लगता है वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समझ में आ जाए आपको ये चीज़, जो बच्चे देखेंगे कम से कम उनको बेनिफिट हो। ये देखिए, मान लो ये व्यक्ति है, आप पेंटिंग पे ध्यान मत दीजिए, देखिए ये उसका दिल है, ठीक है, उसकी अंतरात्मा का जो कॉन्सेप्ट है। महात्मा गांधी पता क्या बोलते हैं कि व्यक्ति जो है परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। तो उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? परमात्मा में कौन से गुण होते हैं? हम कहते हैं ना परमात्मा है, तो उसके अंदर कौन से गुण है? वो परम दयालु है, ठीक है, परम कृपालु है, ठीक है, परम दयालु, परम कृपालु, ये गुण होने चाहिए ना। तो इसका मतलब व्यक्ति परमात्मा का अंश है, तो उसमें ये दिल होंगे। लेकिन ना उसकी जो ये अंतरात्मा है ना, उस पर बहुत सारी परतें चढ़ गई है। कौन कौन सी परतें? यहाँ पर देखिए, क्रोध की परत, ठीक है, ईर्ष्या की परत और घमंड। पता है क्यों? क्योंकि और इसका कारण क्या बताते हैं वो? अज्ञानता और गलत संगति। अज्ञानता के वश, अज्ञानता और गलत संगति के कारण उस पर ये परतें चढ़ गई हैं। तो क्या अब उसको छोड़ दिया जाए? लेकिन उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि वो परमात्मा का अंग है, ठीक है ना, सुधार की गुंजाइश है। तो फिर इस कैसे सुधारा जा सकता है? रास्ता क्या बताते हैं? सत्याग्रह।
सत्य के लिए किया जाने वाला, सत्य की विजय के लिए किया जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष ही सत्याग्रह है। सत्य की परत जो है ना, इन सब परतों को तोड़ देगी। उसको सत्य के राह पर तोड़ना, जोड़ना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे अपने आप ये परतें टूटने लगेंगी। अपने आप पर स्वराज जब वो करने लगेगा तो ये परतें टूटने लगेंगी। और जिस दिन हर व्यक्ति ऐसा हो गया, जिस दिन हर व्यक्ति, देखो परमात्मा का अंश होने के नाते उसके अंदर अच्छाई है, अच्छाई का अंश मौजूद है, और जब ये परतें हट गई तो वो अच्छा हो जाएगा। फिर समाज में ना सरकार की जरूरत होगी ना कुछ नहीं, तब असली तौर पर राम राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, ये है राम राज्य का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी का। तो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। और मुझे लगता था कि 1-2 मिनट में क्योंकि बताना था, तो इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत मैंने कोशिश की है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। मैं बार बार कहूँगा इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी मेंस में या यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी का एग्जाम हो मेंस का, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और गांधी जयंती को बहुत कोई ना कोई ऐसा एक संकल्प लीजिए ताकि उनके आदर्शों को हम फॉलो कर पाएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।